नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों, एक ऐसा कार्यक्रम जो कि किसानों को समर्पित है। यहाँ पर हम खेत खलिहान की बात करते हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसी नवाचार जो किसानी के क्षेत्र में चल रही हैं, वो तमाम नवाचार, हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान भाइयों तक पहुँचे और कई अनसुलझे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब भी आज आपको मिलेंगे। तो आज हम ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती को लेकर बातचीत करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक और डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में, और आप केवीके में एक लंबे वक्त से अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की। तो सर, समझना चाहूँगा कि सही वक्त मूंग की खेती का ग्रीष्मकाल में कौन सा रहता है? किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई का सही समय 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की जा सकती है। वैसे इसकी जो बुवाई का समय रबी की फसलों की कटाई पर निर्भर करता है। अगर सही समय पर खेत खाली हो जाते हैं तो हम 15 मार्च से इसकी बोनी कर सकते हैं, और किसी कारणवश अगर हमारी रबी की फसलें लेट से कटती हैं, खेत लेट खाली होते हैं, तो हम 15 अप्रैल तक जा सकते हैं। परंतु किसी भी अवस्था में हमें जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई है वो 15 अप्रैल से लेट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे सर, किसान भाइयों की यदि हम बात करें तो किसान भाइयों का सबसे बड़ा सपना ये रहता है कि जो फसल है उसका सही उत्पादकता उन्हें मिले, और इसके लिए किसान भाइयों भूमि की तैयारी और खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? किसान भाइयों, किसी भी फसल का अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें खेत अच्छे से तैयार करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसी खेत की उत्पादकता होगी उसी तरह हम उत्पादन ले पाएंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रबी की फसलें कटते ही तुरंत हमें जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 4-5 दिन तक खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितने भी खरपतवार और दूसरी चीज़ें हैं वो सूख के ख़त्म हो जाएं। उसके बाद खेत में हम प्लेवा देकर 4-5 दिन बाद जब खेत कंडीशन में आ जाए तो हमें देसी हल या कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर छोड़ दें। उसके बाद हमें खेत की बुवाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बीजोपचार को लेकर भी रहता है। कैसे देखते हैं मूंग की खेती में बीजोपचार आखिर कितना महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों, किसी भी फसल की अगर हम बात करें तो बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक ये ऐसी तकनीकी है जिसमें लागत कुछ भी नहीं आती है, परंतु अगर फ़ायदे की बात करें तो पूर्णतः फसल अवधि तक इसके फ़ायदे मिलते हैं। हमें बीज उपचार के लिए एक मंत्र याद रखना चाहिए, FIR। जी। FIR का मतलब, सबसे पहले हमें F का मतलब फफूंदनाशक दवा, I का मतलब कीटनाशक दवा, और R का मतलब कल्चर। इस तरीके से अगर हम बीज उपचार करते हैं तो हम देखेंगे हमें बीज उपचार का पूर्ण फ़ायदा मिलता है। अगर मूंग फसल की बात की जाए तो हम फफूंदनाशक दवा के रूप में अगर जैविक दवा लेना चाहें तो ट्राइकोडर्मा कल्चर काम में ले सकते हैं, और रासायनिक दवा के रूप में हम थायराम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज में काम में ले सकते हैं जी। और अगर हमें कीटनाशक लेना है तो थायोमिथोक्सोम, जो कि एक्टारा के नाम से आता है, उससे बीज उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, चूंकि मूंग एक दलहनी फसल है तो हमें इसमें कल्चर का प्रयोग भी बीज उपचार के रूप में करना चाहिए। उसके लिए 2 तरह के कल्चर काम में आते हैं, एक राइजोबियम कल्चर और एक PSB कल्चर। राइजोबियम कल्चर का काम है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको पकड़कर ये पौधों को नत्रजन के रूप में उपलब्ध कराता है, जिससे पौधों को काफ़ी कम लागत में नत्रजन मिल जाती है। इसी तरह जो PSB कल्चर है, अगर इसे बीज उपचारित करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो अनुपलब्ध मात्रा में फॉस्फोरस खाद है उसको ये उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो इस तरह किसान भाइयों, हम देखेंगे कि अगर सही तरीके से बीज उपचार किया जाए तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन यदि सर सावधानियों की हम बात कर लें तो आखिर किसान भाइयों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि देखा गया है कई बार जानकारी का अभाव रहता है या जागरूकता किसान भाइयों में नहीं रहती है, और उसका दुष्परिणाम भी किसान भाइयों को देखना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर पर्टिकुलर बीज उपचार में सावधानी की बात की जाए तो बीज उपचार रासायनिक दवा से अगर हमें उपचार करना है तो हम बोनी से 7 दिन 10 दिन पहले भी कर सकते हैं, परंतु अगर हमें कल्चर से बीज उपचारित करना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जब हम बोनी करने जा रहे हैं उसी समय हमें बीज उपचार करना है। बीज उपचार हमेशा छाया वाली जगह पे करें जहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, और बीज उपचार करने के बाद तुरंत हमें बोनी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ग्रीष्मकाल की हम बात कर रहे हैं और जो तापमान रहता है इसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है, और सिंचाई प्रबंधन की यदि हम बात कर लें तो सिंचाई प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? किसान भाइयों,
ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए सिंचाई प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मौसम में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए हमें तकरीबन 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे जो हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था रहती है, फूल आने से तुरंत पहले की अवस्था तथा फलियों में दाना बनने की अवस्था। ये दो अवस्थाएं अति महत्वपूर्ण रहती है। इस अवस्था पे तो हमें हर हालत में सिंचाई करनी ही है। बाकी हम फसल को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 7 दिन बाद सिंचाई करनी है या 10 दिन बाद, क्योंकि अगर ज़मीन हमारी हल्की है तो हमें हर सप्ताह 7 दिन बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी जी। और ज़मीन अगर हमारी भारी है तो हम 10 दिन तक खींच सकते हैं। 10 दिन बाद हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों और मित्रों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जो जानकारियां आप तक साझा की जा रही हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि जानकारी आप समझें और ज़्यादा बेहतर अपनी फसल का उत्पादन हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा को हम विस्तार देंगे। एक बार फिर सर आपका पुनः स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में और इस मंच पर। और इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन की हमने बात कर ली, लेकिन खरपतवार की यदि हम बात करें तो खरपतवार प्रबंधन कैसे देखते हैं आप? किसान भाइयों, हर फसल में खरपतवार प्रबंधन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर फसल में समय रहते खरपतवार प्रबंधन नहीं कर पाते तो हमें काफ़ी अधिक नुकसान मिलता है। फसल में उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके लिए हमें फसल की शुरुआती जो 30 दिन की अवस्था है उस अवस्था पे हमें खरपतवार प्रबंधन पे काफ़ी जोर देना है। हम 15 से 20 दिन की अवस्था पे डोरा कुल्फा चला सकते हैं और उसके बाद 30 से 40 दिन की अवस्था पे भी डोरा कुल्फा चला सकते हैं। अगर किसान भाई रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो पेंडेमिथिलिन दवा एक ऐसी दवा है जो बोनी करने के तुरंत बाद काम आती है। इस दवा का प्रयोग हमें 1 हेक्टेयर के लिए 3.25 लीटर दवा काम में लेनी पड़ती है और बोनी करने के बाद से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हमें पेंडेमिथिलिन दवा का प्रयोग करना है तो ज़मीन के अंदर, खेत के अंदर नमी का होना अति आवश्यक है। अगर नमी में कमी है, नमी नहीं है तो ये दवाएं काम नहीं करती। किसी कारण से किसान भाई अगर शुरुआती अवस्था में दवा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो खड़ी फसल में भी हम रासायनिक खरपतवारनाशी दवा डालकर
खरपतवार का अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। जी। इसके लिए एक इमीजा थापर दवा आती है। इमीजा थापर दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लाते हैं और इसे 20 दिन की अवस्था पर फसल में छिड़काव किया जाता है। किसान भाई ये ध्यान रखें कि 1 हेक्टेयर के लिए हमें कम से कम 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। 500 लीटर पानी में 1 लीटर दवा मिलाकर अगर हम खड़ी फसल में भी छिड़काव करेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा सर यदि हम बात कर लेते हैं उर्वरक की, यदि बात कर लें खाद की, हम बात कर लें तो ये भी देखा जाता है कि यदि आपको बेहतर फसल चाहिए, बेहतर उत्पादन उसका चाहिए तो किसान भाइयों को सही मात्रा में इनका उपयोग भी करना रहता है। कैसे देखते हैं आप उर्वरक और खाद को, क्या सही मात्रा रहती है मूंग में, कितनी उर्वरक और कितना खाद डालना चाहिए, इसकी सही मात्रा क्या है? उर्वरक प्रबंधन हर फसल की बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमें संतुलित मात्रा में सभी तरह के मतलब अनाज और फल और सब्जी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फसल में कहा जाता है कि 17 तरह के अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, जिंक है। इसी तरह जो हमारी मूंग की फसल है उसमें भी अलग अलग तरह के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सर्वप्रथम मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक प्रबंधन करें। साधारणतया मूंग की फसल कम अवधि वाली फसल है। जी। इसके अंदर अगर हम 100 किलोग्राम DAP और 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे 1 हेक्टेयर में तो हमारा उर्वरक का प्रबंधन हो जाएगा। किसान भाइयों, चूँकि ये दलहनी फसल है तो दलहनी फसल में सल्फर उर्वरक की भी काफ़ी अत्यावश्यक होता है। तो इसके लिए हमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम जो DAP डाल रहे हैं और ये पोटाश डाल रहे हैं ये हमेशा बोनी के समय ही डालना है, खड़ी फसल में नहीं डालना है। बिल्कुल सर, ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी है और उम्मीद यही कर रहे हैं किसान भाइयों आप तक ये जानकारी पहुंच पाई होंगी। और यदि आप अपनी कृषि को लाभ के धंधे में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इन तमाम नवाचारों का, इन तमाम जानकारियों का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी के साथ कृषि दर्शन के इस अंक में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और अब नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कई परियोजनाएं मंजूर, 6 लाख हेक्टेयर में ली जाएंगी जायद फसलें, कृषकों के ऋण अदायगी की तिथि 30 अप्रैल हुई, बगीचे में लगाए कुंदरू। और अब खबरें विस्तार से। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत पर केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए नया कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मंत्रालय भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों में 8,11,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। वर्ष 2017-18 के अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत लगभग 35,111 करोड़ रुपए थी, जिसका वर्तमान मूल्य कहीं अधिक है। कुल लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, मात्र 10% राज्यों को व्यय करना है। ये परियोजना बुंदेलखंड में जल क्रांति लाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में नदियों को आपस में जोड़ने के 30 लिंक चिन्हित किए गए हैं। इनमें सर्वप्रथम केन बेतवा लिंक का क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स का मंत्र दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कई परियोजनाएं मंजूर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं लाखों किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। श्री तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जोर कृषि व
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। इस तारतम्य में अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क योजना में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही 50,000 किसानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन स्कीम के तहत 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 25,000 लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही करीब 4 लाख किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। 6 लाख हेक्टेयर में ली जाएंगी जायद फसलें। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की कटाई जोरों पर चल रही है। गेहूं, चना, मसूर व सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ हो गई है। इन सभी गतिविधियों के बीच जायद फसलों के लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। इस वर्ष प्रदेश के 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का एवं ग्रीष्मकालीन धान शामिल हैं। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में इस वर्ष 6,21,000 हेक्टेयर में जायद फसलें लेने का अनुमान है। इसमें मुख्यतः मूंग फसल सबसे अधिक 5,12,000 हेक्टेयर में लेने का लक्ष्य है। अन्य फसलों में उड़द 53,000 हेक्टेयर में, ग्रीष्मकालीन धान 27,500 हेक्टेयर में, मक्का 24,000 हेक्टेयर में एवं मूंगफली 4,800 हेक्टेयर में लेने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में धान को छोड़कर अन्य सभी जायद फसलें बहुतायत में ली जाती हैं। संभाग में केवल मूंग का लक्ष्य आधे से अधिक लगभग 3.11 लाख हेक्टेयर रखा गया है, जो राज्य में सबसे अधिक है। संभाग में अन्य फसलें उड़द 1050, मक्का 1450 एवं मूंगफली 100 हेक्टेयर में लेने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश के अन्य संभागों में सभी जायद फसलें जबलपुर में 1,34,000 हेक्टेयर में, सागर में 14,600 हेक्टेयर में, रीवा में 19,100, शहडोल में 1,600, इंदौर में 29,900, उज्जैन में 17,300, मुरैना में 11,400, ग्वालियर में 8,200 एवं भोपाल संभाग में 71,700 हेक्टेयर में लेने का लक्ष्य है। कृषकों के ऋण अदायगी की तिथि 30 अप्रैल हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरीफ 2020 के ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम तिथि 28 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन व अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 तक अपने खरीफ 2020 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इसे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7% तथा 28 मार्च 2021 से 13% ब्याज का भार आता है। अब तिथि बढ़ जाने से किसानों को 0% पर ऋण सुविधा जारी रहेगी। बगीचे में लगाएं कुंदरू। कुंदरू एक बहुउपयोगी तथा नगदी सब्जी फल है। एक बार लगाने के बाद बेल 4 से 5 वर्ष तक फल देती है। केवल रखरखाव की जरूरत होती है। उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त है। इसे फरवरी, मार्च तथा जून, जुलाई दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। लता की कटिंग से नया रोपण किया जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी मोटाई छोटी उंगली के समान हो, उपयुक्त होती है। 3 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर 30 गुणा 30 गुणा 20 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें। उसमें 10 किलो गोबर खाद भरें। इसके बाद बेल लगाने के बाद उर्वरकों में प्रति बेल 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। इसके पहले किस्मों का चयन अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर वैज्ञानिकों से चर्चा करके करें। उन्नत किस्म जैसे AC5, AC48, IIVRC1 एवं 2 को लगाया जा सकता है। बेलों को सहारा देने के लिए तार का मंडप तैयार करें ताकि बेलों का विकास अच्छे से हो और 2-4 साल तक उत्पादन मिलता रहे। ग्रीष्मकालीन में 5 से 7 दिनों के अंतर में सिंचाई करें। फलन लगातार 8 से 9 माह तक होता है। 3 से 4 दिनों के अंतर से तुड़ाई करें। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।